अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है। और इस क्लास में जो अपना टॉपिक है दैट इज एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। पिछले क्लास में केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 पोस्टुलेट पढ़ाए, जिसके बारे में बताया था कि ये बर्नौली ने 1738 में दिए थे और रेडोल्फ कैल्यूसियस ने इसके इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस डिराइव की, ठीक है, 1857 में। और फिर रेडोल्फ कैल्यूसियस ने इस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस की मदद से गैस लॉज को प्रूव किया। यानी गैस लॉज का जो प्रूफ है वो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस PV इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार से मिलता है। गैस लॉज जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को दैट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इनके साथ रिलेट करता है। गैस के वॉल्यूम्स को टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करता है। वॉल्यूम को जो रिलेट करता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो एवोगैड्रोस लॉ है। वॉल्यूम को जो प्रेशर के साथ रिलेट करता है वो आपका बॉयल्स लॉ है। वॉल्यूम को जो टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है वो आपका चार्ल्स लॉ है। तो इन गैस लॉज के जो प्रूफ हैं जो हम पढ़ते आए हैं पिछले क्लासेस में, इनके जो प्रूफ हैं, जो थ्योरेटिकल प्रूफ हैं, एक तो होते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एक होते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ। इनके जो थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं वो जो है इस क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। ये जो है शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। शॉर्ट में पूछेगा तो 2 नंबर का किसी एक लॉ का प्रूफ पूछ लेगा। लॉन्ग में पूछेगा 2 इकट्ठे करके 2 × 2 वो बना के पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये जो है अच्छे से आने चाहिए। आमतौर पे जो पूछता है ना, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के पूछता है। एवोगैड्रोस लॉ और थॉमस ग्राहम का जो लॉ है इनके जो प्रूफ है ये कम पूछता है, ठीक है ना। तो खाम का जो है आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के तो लाजमी करने हैं, और एवोगैड्रोस और थॉमस ग्राहम के लॉ के भी याद रह जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे अच्छी बात फिर नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात जो मैं पिछले क्लास में बताना भूल गया, 8वां पोस्टुलेट केएमटी का, वो था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पॉइंट डिस्कस हो गया था, लेकिन इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो मैं देना चाह रहा था, ठीक है, वो कुछ जानते बूझते भी मैंने छोड़ी। मैंने कहा अगले क्लास में जाकर के वो जो है ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, केएमटी जो है ना, केएमटी एक गैस की होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज, जैसे उसका वॉल्यूम है, जैसे उसका प्रेशर है, जैसे उसका टेम्परेचर है। एक होती है गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो मोलिक्यूलर लेवल पर होती हैं, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो केएमटी की खूबसूरती है वो ये है कि केएमटी आपके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करके बताती है। जैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मैंने बताया टेम्परेचर, प्रेशर, उसका वॉल्यूम, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो केएमटी जो है काइनेटिक एनर्जी को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेट करके बताती है। जैसे ये देखो, ये इक्वेशन है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करोगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएगी। इसे हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगी। तो ये इस तरीके का रिलेशन है। तो बुक पर लिखो कि केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैसियस सिस्टम। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम विद देयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज काइनेटिक एनर्जी, सच एज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बात आपने बुक पर लाजमी लिख लेनी है। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो फिजिक्स में आप यूज करते हो वो क्या है, 1/2 mv²। अच्छा, केमिस्ट्री में मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी को ऐसे जाहिर करते हैं, E साथ छोटा सा k। तो इस इक्वेशन को केमिस्ट्री के लिए अगर यूज करें, गैसियस सिस्टम के लिए यूज करें, तो 1/2 वैसे का वैसा m बेस ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, और v² की जगह c² बार लिखेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि हमें जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, कोई इधर मूव कर रहा होता है उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, कोई इधर मूव कर रहा होता है उसकी कुछ वेलोसिटी होती है। अगर इनका सिंपल मीन लिया जाए, ठीक है, तो इसकी अगर वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो इसकी नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव एड अप होकर के 0 हो जाएगा, 0 / 2 आंसर 0 आएगा। वेलोसिटी हमारे हाथ में ठेंगा आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो स्टैटिस्टिक्स से हमें मशवरा दे रखा है कि पहले आप स्क्वायर लो, फिर उसका मीन ले लो। स्क्वायर लेकर के मीन लोगे तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। -4 का स्क्वायर लोगे तो वो भी +16 आता होता है। अच्छा, फिर उसने कहा कि अगर बाद में जरूरत पड़े तो इसका रूट भी ले सकते हो आप।
यानी सी स्क्वायर बार का अगर रूट ले लो तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। ये जो है पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। अभी जो हमारा कंसर्न है वो ये सी स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा मैंने बताया था मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट करना ना ऐसे करना, सी स्क्वायर उसके ऊपर बार। कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वाली जो नोटेशन है ना ये गलत है, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये सी -2 है, तो आपने ऐसे इस तरीके से एग्जैक्ट अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसे, ठीक है ना। तो E k इज इक्वल टू 1/2 m c स्क्वायर बार। ये है फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए है, क्योंकि यहां पर जो मैस लिया गया है ये सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल का लिया गया है। लेकिन अगर यहीं पर n गैस मॉलिक्यूल्स हों, फॉर n गैस मॉलिक्यूल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस काइनेटिक एनर्जी को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो E k इज इक्वल टू n इंटू 1/2 m c स्क्वायर बार। तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mn c स्क्वायर बार। तो ये जो है ये n मॉलिक्यूल्स के लिए है, फॉर n मॉलिक्यूल्स। और ये वाले जो है ये सिर्फ वन मॉलिक्यूल के लिए है। वन मॉलिक्यूल की कहानी हम अगले क्लास में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में सुनाएंगे। अभी जो है ये हम n मॉलिक्यूल्स वाली काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है E k इज इक्वल टू 1/2 mn c स्क्वायर बार, ये n मॉलिक्यूल्स के लिए है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा सुनो, हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख सकता हूं 1/2 mn c स्क्वायर बार, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो देखो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इसका और इसका, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए गैस लॉज को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। आओ सबसे पहले जो डेरिवेशन करनी है वो करनी है बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स के कानून की, बॉयल्स लॉ। देखो यहां पर ये जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार, ठीक है। अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर 1/2 mn c स्क्वायर बार, तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके PV इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव कर सकेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, अभी हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है अंदर, काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mn c स्क्वायर बार के। और ये इक्वेशन क्या है, 1/3 mn c स्क्वायर बार। ये देखो ये जो है mn c स्क्वायर बार और mn c स्क्वायर बार, ये तो दोनों में कॉमन है ना। फर्क कहां पर है, यहां 1/3 है, यहां पर 1/2 है। तो यहां पर 1/2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 2/2 इंटू 1/3 mn c स्क्वायर बार, ऐसे कर दिया। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाते हैं ना। ये हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि अंदर काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर लाया जा सके, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आगे देखो PV इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर ले जाओ, 3 को बाहर ले आओ, 2/3 इंटू 1/2 mn c स्क्वायर बार, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेते हैं ताकि जगह बने। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखो ये जो है 1/2 mn c स्क्वायर बार, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। 1/2 mn c स्क्वायर बार ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई या कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर कांस्टेंट लगाते हैं, 1/2 mn c स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो देखो 1/2 mn c स्क्वायर बार की जगह यहां पर टेम्परेचर पुट कर सकता हूं, kT पुट कर सकता हूं। 1/2 mn c स्क्वायर बार की जगह यहां पर kT पुट कर सकता हूं। तो लिखो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 को उठा करके 1 में पुट करो, 1/2 mn c स्क्वायर बार, 1/2 mn c स्क्वायर बार, इसकी जगह kT लिख दो। तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 kT। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब देखो आप जानते हो कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर बस हम यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट लिख दें, मानो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के वैसे कांस्टेंट है, जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आंसर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मानो अगर ये के का वैल्यू 2 है, टेम्परेचर का वैल्यू जो है 100 है,
तो दोनों आपस में मिला करके 200 हो जाएंगे। 200 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे 400/3 आएगा। तो आंसर हमेशा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कांस्टेंट। 2/3 खुद कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 2/3 KT ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। देखो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, तो लिखना पड़ेगा मुझे, आ जाओ। तो ये 2/3 KT क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो PV बराबर आ जाएगा किसके, PV बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के, यानी PV बराबर है K प्राइम के। K प्राइम इसने यहां पर यूज किया क्योंकि यहां पर K पहले यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए इन दोनों कांस्टेंट्स को अलग अलग दिखाने के लिए K प्राइम लिख दिया। यानी K जब T और 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ, T जो कि कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, तो फिर एक नया कांस्टेंट बना जिसका नाम K प्राइम रख दिया। ठीक है, तो अब देखो बॉयल्स लॉ कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या यूं कह सकते हो। देखो ये भी बॉयल्स लॉ की एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 2। और पहली डेफिनेशन जो बॉयल्स लॉ की बनती है वो कैसे बनती है, P को यही रहने दो, V को उधर ले जाओ, K प्राइम बाय V हो जाएगा, इस कांस्टेंट को हटाओ, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड और एक्सटर्नल प्रेशर। अप्लाइड और एक्सटर्नल प्रेशर, ये मैंने कहा था, ये वर्ड जो है ये लाजमी होना चाहिए, अप्लाइड या एक्सटर्नल प्रेशर का। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड और एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच इज बॉयल्स लॉ। ये क्या बन गया, बॉयल्स लॉ। तो देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हमने बॉयल्स लॉ को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ये भी क्या है, बॉयल्स लॉ, जो कि कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये भी क्या है, बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल का कानून जो उसने 1665 में दिया था। तो ये देखो इस तरीके से हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तब भी ये पूरा लिखना है, लॉन्ग में पूछे तब भी पूरा लिखना है, डंडी नहीं मारनी, ठीक है, वरना नंबर कटेगा। ठीक है ना, बस शॉर्ट में ये ध्यान रखना, थोड़ा तंग तंग करके लिखना, आधे पेज से ऊपर ना जाए, कोई नुकसान होता है फिर अगर आधे पेज से ऊपर शॉर्ट जाने लग जाए ना तो फिर काम खराब हो जाता है, आगे फिर जगह नहीं बचती बाकी सवालों के लिए। और अगर लॉन्ग में लिखे तो फिर कोशिश करना अंदर कोई थ्योरी श्यूरी और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बीच में डेफिनेशन लिखना बॉयल्स लॉ की। यहां पर जब PV इक्वल टू K प्राइम प्रूव करना तो बताना कि ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन बन गई है, फिर वो पूरी डेफिनेशन छाप देना। जब ये प्रूव करना P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो कहना भाई ये देखो ये बॉयल्स लॉ बन गया है, और ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिख लेना साथ, ठीक है ना। अच्छा, जब शॉर्ट में लिखो तो फिर थ्योरी जो है वो थोड़ी कट शार्ट कर देना, थ्योरी थोड़ी कम कम करके लिखना, ठीक है ना। मैथमेटिकल पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। दूसरा जो है वो है चार्लिस लॉ। चार्लिस लॉ, जे चार्लिस का लॉ, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, इसने 1787 में अपना ये लॉ दिया था। इसको प्रूव करेंगे। ये लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है यही कहता है ना, इसी को प्रूव करेंगे। देखो अच्छा, देखो शुरू से स्टार्ट करेंगे, वहीं से बेसिक से। किताब वाले ने क्या किया हुआ है, किताब वाले ने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट हवाला दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है आपके सामने, PV इज इक्वल टू 2/3 KT। उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा है कि T को उठा करके इधर ले जाओ, P को उठा करके उधर ले जाओ, P कांस्टेंट रखो, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो है चार्लिस लॉ प्रूफ हो गया। 3-4 इक्वेशन में उसने चार्लिस लॉ प्रूफ करके रख दिया है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस मामले में किताब को फॉलो नहीं करना, आपने शुरू से लिखना स्टार्ट करना है। चार्लिस लॉ जब प्रूफ करने के लिए आए तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। उसने बताना है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, ये इक्वेशन है, ठीक है। यानी बॉयल्स लॉ और चार्लिस लॉ में इतना पोर्शन कॉमन आएगा, यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन कॉमन आएगा। तो अगर बॉयल्स लॉ लिख भी बैठे हो, लॉन्ग कर रहे हो, जनरली मैंने बताया चार्लिस लॉ बॉयल्स लॉ मिला करके पूछता है। तो अगर बॉयल्स लॉ में एक दफा ये लिख बैठे हो तो चार्लिस लॉ की जब हेडिंग दो तो इतना पोर्शन जो है वो आपने दोबारा लिखना है, यहां तक इतना पोर्शन दोबारा लिखना है। PV इज इक्वल टू 2/3 KT तक ये पोर्शन आपने दोबारा लिखना है। तो मैं भी दोबारा लिख रहा हूं, तुमने भी दोबारा लिखना है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो दोबारा लिखना है। किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, ये लिख करके आ जाते हैं जैसे किताब में लिखा हुआ होता है, वहां जाकर के देखते हैं 1 नंबर मिला हुआ है, ठीक है ना। तो वो बुक में कम लिखा हुआ है भाई, उसे पूरा करो, उसकी पुराई करो, ठीक है ना। तो वहां पर ये ऐड करना लाजमी, वरना भूल जाओगे बाद में। साल बाद जब उठा करके देखोगे ना किताब, जब साल बाद पेपर दोगे, किताब देखोगे, तुम देखोगे अच्छा ये टॉपिक है, उसे वैसे का वैसे याद कर लोगे। तो लेक्चर तो याद नहीं रहता बंदे को, किताब पर अगर लिख लोगे ना कि इतना पोर्शन दोबारा लिखना है,
तब याद रहेगा, ये लिख लो किताब पर वरना नंबर कटवाओगे। तो यहां से स्टार्ट करना है आपने, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn² बार से। तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाए सबसे पहले। तो पीवी इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 mn² बार, और c² बार क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 2 को उधर ले जाओ, 3 को बाहर ले आओ। देखो पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mn² बार, ये क्या है अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो ये 1/2 mn² बार क्या है, टेम्परेचर है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो 1/2 mn² बार क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mn² बार ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट। तो 1/2 mn² बार इज इक्वल टू kT, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अच्छा जी देखो इसको मिटा देते हैं यहां से, फिर आगे चलते हैं। देखो अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। यहां पर 1/2 mn² बार है, यहां पर 1/2 mn² बार है, इधर 1/2 mn² बार की जगह kT लिखना है। क्या लिखना है, kT, यानी पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। ठीक है बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, पुट 1 in 2 लिख देते हैं। आप क्या कर रहे हो, इस 2 को उठा करके 1 में पुट कर रहे हो। तो ये लाइन आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी तो यहां पर देखो इसको पुट कर रहे हैं, 1/2 mn² बार की जगह इसकी जगह kT लिख रहे हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 कैसे बनेगी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 इसकी जगह पर kT, 2/3 kT। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने दोबारा डिराइव करना है, किताब में नहीं हुआ, मैं दोबारा कह रहा हूं, ठीक है ना, वरना नंबर कटवा बैठोगे। हाँ बाद में ना कहना कि खबर ना भी। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें प्रेशर को कांस्टेंट करना है, प्रेशर को उठा करके उस तरफ ले जाओ, प्रेशर को उठा करके उस तरफ ले जाओ। तो V इज इक्वल टू 2/3 kT बाय P हो जाएगा। P इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये T है, T को उठा करके इधर ले आओ, तो V बाय T, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आकर के डिवाइड हो गया। तो ये क्या बन गया, 2/3 K बाय P। हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इफ P इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो P क्या होगा, कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 खुद एक कांस्टेंट है, तो आंसर फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना यार। तो देखो V बाय T बराबर आ गया, ये पूरी टर्म क्या है, ये दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं K डबल प्राइम, ये डबल प्राइम। तो यहां पर देखो ना, यहां पर इसको K प्राइम बोला था बॉयल्स लॉ में, तो यहां पर इसको K डबल प्राइम बोलते हैं। ये सिर्फ नोटेशन है, ये सिर्फ नोटेशन है। अच्छा जी देखो ये क्या है, ये आ गया चार्ल्स लॉ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ प्रूफ हुआ। देखो इस T को उठाओ उधर ले जाओ, T को उठाओ उधर ले जाओ, T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल टू K डबल प्राइम T। ठीक है, तो ये भी किसकी फॉर्म है, चार्ल्स लॉ की फॉर्म है। इसी तरीके से इस कांस्टेंट को हटाओ तो क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी क्या है, दिस इज आल्सो चार्ल्स लॉ। So the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature, provided the pressure and number of moles are kept constant. ठीक है ना, क्लियर हो गई, अरे समझ आ गई कैसे प्रूव होंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इकट्ठे पूछेगा लॉन्ग में, अकेले अकेले पूछेगा शॉर्ट में। चार्ल्स लॉ बे इतना पोर्शन, यहां तक का पोर्शन दोबारा करना है, पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT, दोबारा प्रूफ करके दिखाना है उसे, समझ आइए ना। हाँ वरना नंबर कटवा लोगे। देखो अगला लॉ प्रूफ करते हैं, आ जाओ। अगला जो लॉ है अपने पास वो है अमेंडो एवोगैड्रोस का लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जो हमें कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम जो है सेम लिया जाए, टेम्परेचर प्रेशर को सेम लिया जाए, तो जो दो गैसेस हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी N1 जो है वो N2 के बराबर होगा, N1 N2 के बराबर। N जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना, बड़ा N। अगर वॉल्यूम सेम लिया जाए, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। यही तो है आपका एवोगैड्रोस लॉ। देखो आओ प्रूव करते हैं।
इस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। तो मिसाल के तौर पर हमने दो गैसेस ली, गैस 1 एंड गैस 2, गैस 1 एंड गैस 2, दो गैसेस हमने ली, ठीक है। उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम लिया, दोनों का वी वॉल्यूम लिया, दोनों का वॉल्यूम वी लिया, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए क्या रखा, सेम रखा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रखा। तो दोनों का वॉल्यूम जो है वी है, ठीक है, और प्रेशर सेम है, दोनों के लिए पी है। तो यहां गैस 1, यहां पर गैस 2, ये ले लेते हैं। तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम सेम है दोनों के लिए। इस इक्वेशन को गैस 1 के लिए लिखा जाए तो फर्क कहां आएगा, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल में, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल में फर्क हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। अगर ऑक्सीजन और मीथेन है तो ऑक्सीजन का मास 32 और मीथेन का 16 AMU, तो कहां फर्क हो सकता है, नंबर ऑफ किसमें, नंबर ऑफ कहता हूं, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल में फर्क हो सकता है, ठीक है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास में फर्क। तो इसके अगर एक गैस मॉलिक्यूल का मास m1 है तो इसको m1 लिखूंगा, और हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर n1 है और इसके n2 है, तो अगर इनके इक्वल वॉल्यूम लिए जाएं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखे जाएं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 इज इक्वल टू n2 निकल करके आएगा। देखो कैसे, अभी मान लो कि इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो n1 है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये c1² बार है, ऐसे है, ठीक है ना। मास अलग होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हमने n1 मान लिए हैं, और इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी c² बार ये भी अलग होगी। सिमिलरली गैस 2 के लिए देखो पीवी इज इक्वल टू 1/3, वॉल्यूम क्योंकि सेम लिए हैं तो यहां पर v1 v2 का चक्कर नहीं होगा, वॉल्यूम हमने क्या ले रखे हैं, सेम। यहां पर गैस 2 के लिए मास, एक मॉलिक्यूल का मास m2, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो n2 हैं, और इसकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये c2 का स्क्वायर और बार ये है, ठीक है ना। तो अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों तरफ पीवी का प्रोडक्ट सेम है, दोनों तरफ पीवी है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये जो है इक्वेशन गैस 1 के लिए, ये गैस 2 के लिए, दोनों के m1 m2 अलग अलग थे, मैसेज एक गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलग अलग। अभी ये मान लिया कि गैस 1 के n1 मॉलिक्यूल है और गैस 2 के n2 मॉलिक्यूल, ये प्रूफ करना है कि n1 n2 के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम लिए जाए, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखे जाए तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या निकलने चाहिए, सेम निकलने चाहिए, उसी को प्रूफ करेंगे। अभी देखो यहां पर पीवी है, यहां पर पीवी है, दोनों इक्वेशन को क्या किया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। तो आप लिखो कि 1/3 m1 n1 c1² बार बराबर है इसके 1/3 m2 n2 c2 इसका स्क्वायर और बार, ये आ गया। तो देखो 1/3 और 1/3 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि यहां पर ही 1/3 है, वहां पर भी 1/3 है, तो ये कट गए आपस में, तो इक्वेशन बन गई m1 n1 c1² बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 का स्क्वायर बार, ये इक्वेशन बन गई। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, एज T इज आल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, गैस 1 की काइनेटिक एनर्जी और गैस 2 की काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी गैस 1 की होगी उतनी किसकी होगी, गैस 2 की। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mn c² बार के, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को गैस 1 के लिए लिखा जाए, गैस 1 के लिए, तो कैसे लिखेंगे, 1/2 m1 n1 c1 का स्क्वायर बार, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर गैस 2 के लिए लिखी जाए, गैस 2 के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 m2 n2 c2² बार, ठीक है। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या है, सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपस में सेम है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की उतनी जो है गैस 2 के मॉलिक्यूल्स की, तो देखो इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है, सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर लिया जाए। तो देखो इक्वेट करके लिखता हूं 1/2 m1 n1 c1² बार बराबर है 1/2 m2 n2 c2² बार। इसके 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया
ये बन गया m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर का बार। तो ये देखो, ये किस सूरत में आई है, जब n गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ली जाए। किसके लिए? n गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। ये किसके लिए है? ये n गैस मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो अगर यहां पर मैं एक गैस मॉलिक्यूल के लिए लूं, एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लूं, तो m1 c1 स्क्वायर बार होगी, और एक गैस 2 के मॉलिक्यूल के लिए लूं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, तो m2 c2 स्क्वायर बार होगी। यहां पर जो n लिख रखा था वो उस वक्त था कि जब पूरे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ले रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक की काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, एक की। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस 1 की, दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी गैस 2 की, ये क्या होंगी? आपस में सेम होंगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपस में? टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो m1 c1 स्क्वायर बार, ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल पर आ गए हम। ठीक है, पहले तो पूरे कंटेनर की बात की, अब एक गैस मॉलिक्यूल पर आ गए। ये देखो, ऐसे लिखी जाएगी। कैसे? ऐसे लिखी जाएगी। सिमिलरली ये दोनों एनर्जीज क्या है? सेम है। ये दोनों एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि जब पूरा एक कंटेनर है, गैस 1 का, गैस 2 का, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनमें एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा था। ये बात पहले पढ़ी है। देखो, दो गैस मॉलिक्यूल्स के अलग अलग कंटेनर हैं, दो गैसेस के अलग अलग कंटेनर हैं, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम रखा हुआ है। तो उनमें से एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और इधर से एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वो भी तो आपस में बराबर होगी। ये चीज क्लियर हुई? समझ आई? देखो, तो एक गैस के लिए अगर एक मॉलिक्यूल के लिए लिखी जाए, देखो अभी तो हमने इक्वेट की ना, पूरे कंटेनर के लिए इक्वेट की। अब सिर्फ एक के लिए इक्वेट करके दिखाता हूं। देखो देखो देखो, एक के लिए इक्वेट करें, इसको ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखो 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार बराबर है 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। ये स्टेप समझ में आया? कैसे किया? पहले इसीलिए करके दिखाया ताकि ये पता रहे। ये तो आप अभी पढ़ रहे थे ना, मैंने बताया था कि दोनों आपने चीजें याद रखनी है, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए भी, n गैस मॉलिक्यूल के लिए भी। तो टेम्परेचर सेम है, ये तो तुम्हें फील है कि टेम्परेचर जब सेम है तो दो कंटेनर्स में जो अलग अलग गैसेस हैं उन टोटल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये फील भी होना चाहिए, इधर से एक मॉलिक्यूल और इधर से एक मॉलिक्यूल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी? सेम होगी। ये बात पहले पड़ी और समझ आ गई ये बात। देखो अब क्या है, यहां से 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो m1 c1 स्क्वायर बार बराबर आ जाएगा m2 c2 स्क्वायर बार के। इसको सही से लिख देते हैं, c2 स्क्वायर और इसका बार। ये स्टेप समझ में आया? क्लियर हो गया ये स्टेप? तो ये जो बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दें? 4 बोल दें। इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। समझ आ गई? यहां तक कोई मसला? यहां तक कोई मसला? यहां तक अब कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कोई मसला हुआ तो फिर काम खराब हो जाएगा। देखो शुरू में देखो हमने क्या किया, काइनेटिक इक्वेशन दोनों गैसेस के लिए अलग अलग लिखकर दोनों को कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम दोनों के इक्वल्स लिए हैं, वॉल्यूम दोनों के इक्वल लिए हैं ताकि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल प्रूफ हो सके ना। तो देखो दोनों को इक्वेट किया, m1 n1 c1 स्क्वायर m2 n2 c2 स्क्वायर बार, ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दोनों कंटेनर्स की सेम होगी, यानी हाफ m1 n1 c1 स्क्वायर बार बराबर होगा हाफ m2 n2 c स्क्वायर बार के। दोनों कंटेनर्स की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। तो एक गैस मॉलिक्यूल की कैसे लिखते हैं? 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार, और गैस 2 के एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार लिखेंगे। दोनों क्योंकि सेम है, दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो। तो 1/2 कैंसिल, m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार, ये बन जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन 3 है, अब आपने क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर रखो, इक्वेशन नंबर 4 को नीचे। तो इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m1 n1 c1 स्क्वायर बार, m1 n1 c1 स्क्वायर बार, और उस तरफ क्या है? m2 n2 c2 स्क्वायर बार, m2 n2 c2 स्क्वायर इसका बार। ये सब समझ में आया? और वही इक्वेशन उठा करके लिख दिया ना। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको डिवाइड करना है बाय इक्वेशन 4 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड से
m1 c1 स्क्वायर बार, ये एक मॉलिक्यूल की है, ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। दूसरी तरफ देखो m2 c2 स्क्वायर बार, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, क्लियर। तो देखो ये कटने के लिए तैयार, m1 से, c1 स्क्वायर बार से, m2 से, c2 स्क्वायर बार c2 स्क्वायर से। तो यहां पर देखो n1 इज इक्वल टू n2, ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया एवोगैड्रोस लॉ। तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिए जाएं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बराबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, कैसे बराबर, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इस प्रिंसिपल को लगा करके एवोगैड्रोस लॉ को ऐसे प्रूफ किया जा सकता है। देख लो ये प्रूफ हुआ है अपने पास एवोगैड्रोस लॉ। अगला जो लॉ प्रूफ करना है वो है थॉमस ग्राहम का लॉ, थॉमस ग्राहम का लॉ। यहां पर हेडिंग लगाता हूं ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। स्टार्ट वहीं से करेंगे, कहां से, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार, m mass of one gas molecule and number of molecules, c square bar mean square velocity, mean square velocity। अगर ये मान करके चलो कि ये जो गैस है, ये जो गैस है इसका 1 मोल लिया गया है, इसका 1 मोल लिया गया है, तो फॉर 1 मोल 1 मोल गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 क्रॉस 10 पावर 23, और ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, n के। ये माने कि अगर एक कंटेनर में 1 मोल गैस लिया गया है, उसकी डिफ्यूजन स्टडी कर रहे हैं, तो 1 मोल में 6.02 क्रॉस 10 पावर 23, और ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस नंबर को ऐसे लिखते हैं, n बड़ा a छोटा सबस्क्रिप्ट में, तो इस n की जगह na लिख सकता हूं। तो PV इज इक्वल टू 1/3 MnA स्क्वायर बार, ये बन गया। अगर मैस ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोलर मैस आता है, क्योंकि मोलर मैस क्या है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। और 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स मोलर मैस, मोलर 1 मोल का मैस, यही बोलते हैं ना। और 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होता है, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो अगर एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल का मैस नहीं लिया जाए, एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स का मैस नहीं लिया जाए, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मोलर मैस, 1 मोल का मैस। समझ आइए बात की। देखो तो ये जो MnA का फैक्टर है, MnA एवोगैड्रोस नंबर टाइम्स द मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोलर मैस, कैपिटल है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन लिख लेना किताब पर जो है डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, उसने MnA को डायरेक्ट M लिखा हुआ है। तो आप लिखो द मैस ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इट्स मोलर मैस, यानी 1 मोल का मैस, मैस ऑफ 1 मोल। देखो तो यहां पर ये PV बराबर आ जाएगा 1/3 MnA, क्या बन गया, MC स्क्वायर बार, ये बन गया। ये समझ में आया, और ये स्टेप समझ में आया भाई, ओ क्लियर हो गया ये स्टेप है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ये था ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ अभी देखो आगे प्रूफ कर रहे हैं। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, यहां मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, वो देख लें, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, आ जाओ, अब यहां से आगे चलाते हैं। देखो तो ये देखो PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर बार आ गया, क्लियर है ये बात तो। ठीक है, यहां तक तो आपको स्टेप्स क्लियर हो गए थे। अब देखो यहां पर ये M है, मैस है, अगर इस वॉल्यूम को उठा करके इधर ले आऊं तो डेंसिटी बन जाएगी ना डेंसिटी। देखो आगे देखो, इस V को उठा करके उधर लेकर के जा रहा हूं, V उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू 1/3 M डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, M डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, और C स्क्वायर बार। तो ये क्या बन जाएगी, मोलर गैस डेंसिटी बन जाएगी, 1 मोल की डेंसिटी बन जाएगी, मोलर गैस डेंसिटी M/V। तो ये जो M/V है ये किसके बराबर है, D, और साथ क्या लिखा है 1/2, और ये क्या है C स्क्वायर बार। तो ये आ गया P, ये आ गया P। तो ये जो D है, इस D को उठा करके उधर ले आओ, P/D हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 C स्क्वायर बार। इस 3 को उठा करके उधर ले जाओ तो 3P/D इज इक्वल टू C स्क्वायर बार, ये बन जाएगा। ठीक है, किताब वाले ने इस तरीके से नहीं कर रखा होगा। ठीक है, ये मैंने बहुत आसान कर दिया है आपके लिए, इस तरीके से लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा।
किताब वाले ने पता है कैसे किया हुआ है, देखो उसने पता है कैसे किया हुआ है, उसने इसी इक्वेशन के साथ खेला है, इसी इक्वेशन के साथ पता है कैसे खेला है, ये देखो यहां पर दिखाता हूं किताब वाले ने कैसे किया है। देखो ये तो मैंने बहुत आसान करके समझा दिया ना आपको, किताब वाले ने मुश्किल करके समझाया हुआ है, आंसर सेम ही निकलेगा। देखो किताब वाले ने कैसे समझाया हुआ है, उसने कहा हुआ है इस 3 को उठाओ उधर ले जाओ, 3 को उठाओ उधर ले जाओ, ये 3pv बन जाएगा उधर, और यहां पर mc² बार रह जाएगा, m उठाओ उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3pv/m हो जाएगा इज इक्वल टू c² बार। और कहा है अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लिया तो CRMS बन जाएगा ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये बराबर आ जाएगा 3pv/m के, 3pv/m के। फिर उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि इस v को उठा करके नीचे ले आओ, v को उठा करके नीचे ले आओ, v नीचे आएगा तो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। या चलो आसान समझाने के लिए मैं पता है कैसे समझाता होता हूं, ऊपर भी v से डिवाइड कर दो, नीचे से भी v से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऊपर v से डिवाइड होगा तो v कट जाएगा, नीचे m/v क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो 3p/d ये आ जाएगा इज इक्वल टू CRMS, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन चाहे आप ऐसे बनाओ आसान करके या इस तरीके से बनाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, तो इसीलिए मैंने इसको बाईपास कर दिया। बुक फॉलो करोगे हैं, बुक वाला लिख दूं है, ये तो समझ आ गया, इस तरीके से बना लेना यार, या बुक वाला बनाना है, चलो बुक वाला बना लेना, बुक वाला भी तो आसान करके समझा दिया है ना तुम्हें। चलो आ जाओ, देखो किताब वाले ने कैसे बनाया हुआ है, इस 3 को उठा करके उधर ले गया है, 3pv कर दिया है, 3pv इज इक्वल टू mc² बार कर दिया है, इस m को उठाया नीचे ले आया है, 3pv/m कर दिया है, ये है c² बार, ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लिया है स्क्वायर रूट, 3pv/m का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c² बार का स्क्वायर रूट, ऐसे ले लिया है। अच्छा अब क्या करो, ऊपर भी v से डिवाइड कर दो, नीचे भी v से डिवाइड कर दो, तो 3pv डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय v, ये अंडर रूट यूं कर लो। अच्छा ये वाला जो स्टेप है ना, ये किताब वाले ने ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो भी उसने ना थोड़ा सा डिफिकल्ट करके और बहुत कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, बच्चों को समझ नहीं आता आमतौर पे, तो ये भी मैं थोड़ा सा आसान करके बता रहा हूं ताकि समझ आए, ठीक है ना। ये देखो आ जाओ, ये देखो, तो यहां से देखो ये v कट गया आपस में, और ये जो है कैसे बन गया 3p/m/v, उसने ये स्टेप खाया हुआ है, ये वाला स्टेप, उसने इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, तो बच्चों को समझ नहीं आता। अभी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर के डिवाइड हो गया, होता तो ऐसे है कि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर के डिवाइड हो गया, लेकिन बच्चों को पहले नहीं पड़ता कि भाई क्या हो गया हमारे साथ। ये देखो ये c² बार ये बन गया, ठीक है, तो ये देखो 3p/m/v क्या है, डेंसिटी है d, ये देखो c² बार और ये अंडर रूट, ये थोड़ा सा इधर लग गया, ये c² बार अंडर रूट ऐसे बन गया। अच्छा अगर ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS जिसे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो, CRMS ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी, दोनों जो है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के नोटेशन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जिसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा वो तेजी से भागेगा, और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इधर देखो, यहां पर देखो, ये जो c² बार है ये c² बार है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखते हैं, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। इसको थोड़ा सा यहां से मिटाना पड़ेगा, अच्छा इसको मिटा करके इसको यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्या कहते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, ये बोलते हैं। तो ये देखो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर यहां पर क्या है कांस्टेंट है, तो 3p क्या रहेगा कांस्टेंट, इसे यू लिख दूं 3p डिवाइडेड बाय अंडर रूट d, यू लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू c² बार, यू लिख दिया। अच्छा ये 3p क्या है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाओ, 3p अंडर रूट कांस्टेंट है ना, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लोगे, आंसर कांस्टेंट आएगा। तो ये जो c² बार है, c² बार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ जाएगा, c² बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट d आ जाएगा, c² बार अंडर रूट, ठीक है, इस तरफ भी क्या है अंडर रूट है। तो यानी ये जो CRMS है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, ठीक है।
और ये जो CRMS है ये प्रोपोर्शनल टू R है, ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो CRMS की जगह इधर R लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और आप जानते हो डेंसिटी क्या होती है, m/v होती है ना, यानी डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इधर d की जगह m भी लिख सकता हूं, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ये क्या आ गई, ये ग्राहम्स लॉ की फॉर्म आ गई। रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मैसेज। जब मैंने ग्राम्स लॉ पढ़ाया था ना, मैंने कहा था जहां किताब में डेंसिटी का वर्ड लिखा है ना, वहां पर मोलर मैस और मोलर मैस वो ऐड कर लो, किया होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस तरीके से ग्राहम्स लॉ जो है ये प्रूव किया जाता है। सबसे पहले काइनेटिक इक्वेशन 1 मोल के लिए लिखी, एवोगैड्रोस नंबर, mn ने लिखा तो वो मोलर मैस के बराबर, तो ये हो गया mc²। 3 को उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया। ये मैंने किताब वाला करवा दिया, ठीक है ना। किताब वाला आज तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो किताब वाला लिख देना, कोई मसला नहीं। 3 को उधर ले जाओ, 3 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3pv आ जाएगा mc² बार के। यहां पर m मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर के डिवाइड 3pv बाय m c² बार के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो ताकि इधर मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाए, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी RMS बन जाए ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर 3pv ओवर m, ऊपर भी v से डिवाइड, d से भी v से डिवाइड। ये एडिशनल स्टेप बुक पर ऐड कर लो, ठीक है, ताकि आप जब कुछ अरसे बाद जो है जाकर के रिवाइज करो इसे, तो आपको याद आ जाए कि ये कैसे हुआ है। तो v से ऊपर डिवाइड, v से नीचे डिवाइड, v भी कट गया, ये m/v हो गया। m/v डेंसिटी होता है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, रूट 3p बाय d के बराबर आ गया। तो ये 3p और √d, इन पर अंडर अलग अलग कर दिया, यानी अगर डिवीजन या फ्रैक्शन हो, वो पूरी फ्रैक्शन अंडर रूट में हो, तो न्यूमिनेटर भी अंडर रूट में होता है, डिनोमिनेटर भी अंडर रूट में होता है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। तो ये 3p √ ओवर √d, ये किसके बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। तो ग्राम लॉ में प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये p क्या रहेगा, कांस्टेंट। 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई, आंसर कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, आंसर कांस्टेंट। तो ये ऊपर वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो c² बार है, इस कांस्टेंट को हटाओ, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, √d नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √d है। इस c² बार अंडर रूट को CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी है। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा। तो ये R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, और हम जानते हैं d इज इक्वल टू m/v होता है। तो d जो है वो मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास डेंसिटी। तो इधर d की जगह हम m लिख सकते हैं, मोलर मास, तो यहां पर लिख दिया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड मोलर मासेस और मोलर मास, प्रोवाइडेड टेंपरेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट ना रखे जाएं तो उसके लिए फिर अलग इक्वेशन होती है। उसके लिए इक्वेशन होती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू PA ओवर √Tm, ये इक्वेशन होती है अगर प्रेशर टेंपरेचर कांस्टेंट ना रखे जाएं। तो यहां पर प्रेशर और टेंपरेचर, ये वाली इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो ऐसे बता दी मैंने। तो फिर ये वाली इक्वेशन होती है। वैसे जो अपने सिलेबस में ग्राहम्स लॉ की फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म्स है, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन चाहो तो बुक पर लिख लेना, कभी शायद काम आ जाए तो आ जाए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम KMT। अब फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।